हेलो बच्चों, आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसे इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड कहते हैं, जिससे हमें इंटरनेशनली कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। तो ये जो ओलंपियाड है, प्राइमरीली सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं, जो 10th और 10th के बिलो क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए होता है। इसमें इक्वली क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। अब बात करेंगे इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। तो ये एक लौता अपने आप में यूनिक ओलंपियाड है जिसमें टोटल 5 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज का नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो IAPT कंडक्ट कराता है। सेकेंड है नेशनल इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड INJSO। उसमें जो सेलेक्ट बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट कैंप में जाते हैं, OCSC कैंप के अंदर। उसमें जो बच्चे टीम इंडिया तैयार होती है वो जाती है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप के अंदर। और देन फाइनली जिस भी कंट्री में मोर देन 80 कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो उस जैसे कि लास्ट ईयर जो रोमानिया में था। अब ये कंट्री डिसाइड करते हैं, ओलंपिक्स अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, वैसे ये ओलंपियाड भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर होते हैं। तो फिर ये इंटरनेशनली टीम इंडिया उसमें प्रेजेंट करने जाती है, जिसे अपन फाइनल बोलते हैं इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ऐसे सीनियर्स ओलंपियाड भी होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कंडक्ट कराते हैं, जो कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो IAPT है। IAPT एक NGO लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजिक्स स्टडीज को, फिजिक्स को प्रमोट करने का काम करती है सोसाइटी के अंदर। तो इसका पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। इसमें से जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्वालिफाइड होते हैं 300 स्टूडेंट। तो टोटल स्टेज 1 में लगभग मोर देन अराउंड 40,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से टोटल 300 स्टूडेंट इसमें से इंडिया में से सेलेक्ट होकर आते हैं स्टेज 1 में। अब इसका क्राइटेरिया देखते हैं 2025 में जब आप दोगे इसको, तो नवंबर के 3rd वीक के अंदर जो एग्जाम होगा, तो कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन का होता है, पहले तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो, और सेकेंडरी कि आप 2022 से किसी भी इंडियन स्कूल सिस्टम के अंदर एनरोल्ड हो। एज लिमिट है जनवरी 1, 2011 से दिसंबर 31, 2012 के बीच में बोर्न जो बच्चा है वो इसके लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आपकी एज 13 से 14 के बीच में, 13 से 14 के बीच में लगभग बच्चा 8, 9, 10th में किसी में भी हो सकता है, तो वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। तो जो 10th में 10 से बिलो है वो जनरली जूनियर साइंस ओलंपियाड को ऑप्ट करते हैं। वो सीनियर के किसी भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वो NSEA, NSEB, NSEC, NSEP में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर जो जूनियर साइंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई बच्चे 10th में होते हैं जिनकी एज इस ब्रैकेट में नहीं आती है, वो सीनियर ओलंपियाड दे सकते हैं। तो तैयारी सभी को करनी है। और इम्पोर्टेंट बात कि 2025 नवंबर तक आपकी 10th कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप 10th में हो सकती हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। की डेट्स इसके अंदर आप ध्यान रखो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन जो विंडो ओपन होती है अगस्त से सितंबर के बीच में। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम होगा वो 3rd वीक नवंबर में होगा। स्टेज 1 होने के बाद फैब के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ फैब में आपका स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 जो होता है उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट फैब में, मार्च के अंदर रिजल्ट आ जाता है इसका। फिर मई के अंदर तो काफ़ी समय मिल जाता है। मई में कैंप होता है, क्योंकि फैब में आप एग्जाम देते हो, फिर मिड फैब में आपके स्कूल एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च, अप्रैल, मई के मिड में जो कैंप में आप जाते हो, उसका कैंप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर होता है। तो उसमें काफ़ी 3 महीने का समय मिल जाता है। लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में आपको लगभग 2 महीने का, 1.5 महीने का समय मिलता है। तो आप तैयारी करो, तो स्टार्ट करो, तो टारगेट रखो उस कैंप तक जाने की। फिर जुलाई में PDT प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है अभी बताएंगे आप। और देन फिर दिसंबर के अंदर टीम इंडिया में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइनली दिसंबर के अंदर जिस भी कंट्री के अंदर जो पार्टिसिपेशन हो रहा होता है वहां जाते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड। इसमें किस तरह से सर्टिफिकेशन मिलते हैं। फर्स्ट है कि जो बच्चा MS से ऊपर आता है उन सबको सर्टिफिकेशन मिलेंगे। ठीक, तो MS से ऊपर आएगा तो उनकी रिपोर्ट कार्ड उन सभी को मिलेगी। ठीक है,
अब एमएएस क्या होता है उसको मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सर्टिफिकेट मिलेंगे टॉप 10% ऑफ स्कूल, 1% जो स्टेट के अंदर है एंड 1% जो नेशनली आ रहा है। तो 1% स्टूडेंट ऑफ नेशन, 1% स्टूडेंट ऑफ स्टेट एंड 10% जो बच्चे आपके स्कूल में, इन सबको सर्टिफिकेशन मिलते हैं। जो बच्चे कैंप के अंदर जाते हैं उन बच्चों को एक सभी को, जो 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन सभी को गोल्ड मेडल सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये तो अवार्ड है। इन अवार्ड से जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल डेवलप होती है वो नेशनली रिकॉग्नाइज होती है, क्योंकि ये एक नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट होता है गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी के थ्रू। तो ये सब इसमें रिवॉर्ड है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन मोड दो तरह से होगा, ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन ही होता था स्कूल की तरह, स्कूल आपको फॉर्म देता था और उनकी एंट्रीज मांगता था। अब ऑनलाइन भी आप डायरेक्ट इंडिविजुअली इसके साइट पे जाके रजिस्टर करके आप अपना सेंटर पिक कर सकते हो। जिस जिस सिटी के अंदर कुछ स्कूल सेंटर होते हैं जो आईपीटी अलॉट करता है, तो दोनों तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका स्कूल कंडक्ट नहीं कराता है, कोई और स्कूल कंडक्ट करा रहा है, तो वहां भी आप जाके फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन का ऑप्शन उन्होंने अभी स्टार्ट भी किया है। अब स्टेज 1 का हम पैटर्न देखते हैं कि भाई स्टेज 1 में किस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है। तो स्टेज 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे खाली, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस के भी होंगे और मोर देन वन चॉइस के भी होंगे। तो इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होंगे। पार्ट 1 में 3 मार्क्स की जो आपका आंसर करेक्ट होगा तो 3 मिलेंगे, नेगेटिव आपका -1 होगा। और पार्ट 2 के अंदर जो मोर देन 1 है वो 6 मार्क्स का होगा। उसमें सारे जब आप करेक्ट करो, इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होगी, आप इसके अंदर सारे करेक्ट करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 दो पार्ट के अंदर इसके क्वेश्चन होते हैं। 48 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पार्ट 1 में होंगे। 48 मतलब कि 16 फिजिक्स में, 16 केमिस्ट्री में एंड 16 बायोलॉजी में इक्वली डिवाइडेड होंगे। और बाकी के बचे हुए 12 क्वेश्चन, यानी 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 4 बायोलॉजी में, जो मोर देन 1 करेक्ट होंगे वो पार्ट 2 के अंदर होंगे। तो इस तरह से स्टेज 1 होता है। लगभग ये 216 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ने चाहिए, भाई पैटर्न पता चल गया कि एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू में सिंगल वाले भी होंगे और मोर देन 1 वाले भी होंगे। इक्वली डिवाइड होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो हर चैप्टर इक्वली वेटेज रखता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट हुआ। अब कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए, कई बार बच्चे पूछते हैं सर अब क्या पढ़े चैप्टर, यानी किस पे ज्यादा फोकस करें। तो कुछ मैंने चैप्टर इसमें निकाले हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही आपको हेल्प करेंगे। तो आप जब भी स्टार्ट करें तो इसी ऑर्डर में आप ये मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि किस ऑर्डर में हम उसको स्टार्ट करें। तो जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में स्टार्टिंग मैकेनिक्स से करिए, क्योंकि मैकेनिक्स आपकी क्लास 9th में आती है, ठीक है। तो मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, फ्लूइड, वर्क, साउंड, ये सब 9th का पोर्शन है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो 11th को टच करेगी। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उनका लेवल जो होगा वो क्लास 11th को टच करेगा। देन 10th के टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट। तो ये जो 9 टॉपिक हैं ये तो एकदम बढ़िया से करने हैं, इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं। देखो जो NSE-JS का होता है वो प्रिडिक्टेबल पेपर नहीं होता है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ चेंज करके। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने से फायदा रहता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमारे मोशन के अंदर भी है। और कई अच्छे क्वेश्चन वर्क एनर्जी और सर्कुलर मोशन को मिला के दे देते हैं वो। तो सर्कुलर मोशन होगी, हीट कैलोरीमेट्री होगी, ये जनरल है। हीट कैलोरीमेट्री आप क्लास 7 से पढ़ रहे हो, हीट चैप्टर आपके क्लास 7 में मिल जाएगा, 6 में भी मिल जाएगा। तो 2D मोशन, 1D मोशन समझ में आ गया तो 2D के भी आप कर सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमें करके जाने चाहिए। तो फिजिक्स में ये सारे टॉपिक आप करके जाएंगे तो स्टेज 2 तक आपको इसमें हेल्प मिलेगी। चलो बच्चा, अब अपन देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में भी वही सिंपल फॉर्मेट है। स्टार्टिंग में क्लास 9th के स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक ले रखे, फिर क्लास 10th के अपन ने टॉपिक ले रखे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ले रखे हैं, जैसे कि केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम ले लिया, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर ले लिया, केमिकल बॉन्डिंग ले ली। कुछ चीजें टॉपिक है जो हमें करके जाने चाहिए, जो आपकी क्लास 10th और 9th में नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चन पूछता है। जितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग से मैंने चैप्टर निकाले कि ये अगर चैप्टर आपने कर लिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी क्वेश्चन में। सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर भी स्टार्टिंग में 9th के हैं, फिर आपके 10th के हैं, फिर कुछ चैप्टर जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है,
ये थोड़ी इन डेप्थ में करके जाएंगे स्टेज 2 के लिए। जैसे हेरिडिटी इवोल्यूशन में से कुछ पोर्शन एनसीईआरटी ने तो हटा दिया, लेकिन ओलंपियाड इनको पूछता है। तो इन कुछ टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइए, जो लोअर साइड पे है, ये 3 टॉपिक जो है, ये सेकंड स्टेज के अंदर काफी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर फर्स्ट स्टेज को देखें तो फर्स्ट स्टेज में बेसिक जो चैप्टर 9 के हैं, देखो जो एनएससीजीएस आईआईपीटी की साइट पे देखोगे तो कोई बोर्ड का नाम नहीं लिखा। इंडिया में जो भी बोर्ड चल रहे हैं, जितने भी बोर्ड हैं, उन में से आपका कंटेंट आ सकता है, उसके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं है। सीबीएसई में से भी पूछे जा सकते हैं, आईबी बोर्ड में से भी पूछे जा सकते हैं, आईसीएससी में से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस जो चैप्टर मैंने यहाँ लिख दिया कि इन चैप्टर को पढ़ना है, बोर्ड साइड में हो गया, ये चैप्टर है, ये चैप्टर ही है जिनमें से पूछा जाएगा। तो ये सारे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपने कर रखे हैं, तो मान के चलो कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो सबसे अच्छी ये क्लियरिटी आ गई कि भाई चैप्टर क्या पढ़ना है, तो ये चैप्टर पढ़ने यही सिलेबस है। अब चैप्टर हमने पढ़ लिए, अब बच्चों को आता है कि सर कंफ्यूजन होता है, जो टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे सिलेक्शन होता है पढ़ाई करने के बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो जो स्कोर आता है वो एमएस और एमआई में किस तरह से हम उसको समझे, तो एमएस है मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, यानी इतना स्कोर तो आएगा तभी आपके चांसेस हैं कि आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो सको। ठीक है, तो एमएस से ऊपर जो भी बच्चे होंगे वही सेलेक्ट होंगे, जरूरी है वो सारे एमएस से ऊपर है जो सेलेक्ट हो जाए, लेकिन कम से कम एमएस का स्कोर होना चाहिए। फिर आता है मेरिट इंडेक्स, यानी मेरिट इंडेक्स ये बोलता है कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, एमआई के इक्वल नंबर आया है, तो डेफिनेटली आप इंडियन नेशनल साइंस ओलंपियाड लिखोगे। ठीक है, अब समझते हैं एमएस और एमआई का स्कोर कैसे निकाला जाता है। तो एमएस होता है 50% ऑफ टॉप 10 स्कोरर। उस सेशन में, उस ईयर में जितने भी बच्चों ने एनएससीजीएस दिया है, उनमें से जो टॉप 10 है उनका 50% लेंगे एमएस निकालने के लिए। एमआई निकालने के लिए टॉप 10 जो बच्चे होंगे उनका 80% लेंगे। तो 80% जो होते हैं वो एमआई वाले बच्चे कहलाएंगे, और टॉप 50% जो बच्चे होंगे उससे एमएस डिसाइड होगा। तो एक एग्जांपल दिया एमएस का 50% का, इस तरीके से एक एमएस हमने निकाली 54। ये समझ में आपको, ये 10 बच्चों के मार्क्स लिए, उनको जोड़ा, उनका एवरेज निकाला और उसका 50% ले लिया, ये हो गया अपना एमएस। इसी तरीके से जो भी मैंने बताया एमआई के लिए फैक्टर आ जाता है 0.8 का, यानी कि 80% का आ जाएगा। 80% अपन ने लिया तो एमआई आ गई 87। तो एमआई 87 है और आपकी एमएस है 54। तो 54 से 87, इस ये स्कोर और इससे ऊपर स्कोर जिस बच्चे का है वो 100% सिलेक्टेड है, चाहे से जो स्टेट का कोटा उससे कम भी हो फिर भी बच्चा सिलेक्ट होगा। इससे नीचे अगर कोई बच्चा है, लेकिन स्टेट के पास, अभी बताऊंगा कि स्टेट के बाद कितनी सीटें हैं, अगर इससे नीचे बच्चा है लेकिन स्टेट में सीटें वेकेंट है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। इससे ऊपर बच्चा है लेकिन स्टेट में अब वो सीटें अवेलेबल ही नहीं है, सपोज करो राजस्थान में 18 सीटें हैं लेकिन बच्चा 22 है जिसकी एमआई से ऊपर है, तो सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो ये एमआई एमएस होता है। सर कट ऑफ क्या होती है उसकी बात करो, कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ इनके बीच में कहीं होगी, एमएस से 20 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, वो डिपेंड करता है। तो जो कट ऑफ होता है उससे आपकी लिस्ट बनती है, जो सिलेक्शन लिस्ट आती है जिसमें रोल नंबर आता है आपका, जो बच्चे टॉप 300 बच्चे सिलेक्ट हुए स्टेज 1 के अंदर, वो कट ऑफ इन दोनों के बीच में होगी। तो सबसे पहले एमएस आती है, एमआई आती है, फिर आपके मार्क्स आते हैं, फिर आपका कट ऑफ होता है, इस तरह से चलेगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट की मस्ट स्कोर एटलीस्ट एमएस, एमएस से ऊपर आना चाहिए। दे मस्ट बी अमॉन्ग द टॉप 300 स्टूडेंट, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो टोटल जो 300 टॉप बच्चे हैं स्टार्टिंग के वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इफ दे आर नॉट 300 स्टूडेंट मीटिंग एमआई, मोर स्टूडेंट अबव एमएस में बी सिलेक्टेड। अगर कुछ बच्चे बच रहे हैं अभी भी जो एमआई से ऊपर नहीं है, तो फिर वो एमएस से ऊपर जो बच्चे होंगे उनको लेते हैं। तो पहले एमआई वो इसको देखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये 2024-25 का जो सेशन था, 2024 का जो सेशन था, उसके अंदर टॉप 10 में जो बच्चे थे उनका जब एमएस निकाला तो हुआ था 76 और एमआई आया था 112।
तो कट ऑफ लगभग 107 108 गई थी, ठीक है, तो इनके बीच में गई थी कट ऑफ। तो जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे है जूनियर साइंस का। जूनियर साइंस में MS 86 गई थी जूनियर साइंस के अंदर, और MI 137 गई थी, ठीक है, तो इनके बीच में कट ऑफ आती है। तो इस तरह से ये मार्क्स है। फिर स्टेट वाइज कोटा है, सीट्स का नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट दे रखी है आपके लिए। तो ये सब सीटें हैं जो सीनियर ओलंपियाड है, ठीक है, उसके लिए, और ये जो अपना जूनियर ओलंपियाड है उसके लिए सीट दे रखी है। तो आप यहाँ पे सीट दे सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सीट है, जैसे दिल्ली के अंदर 6 सीटें यहाँ पे दे रखी है, दादर एंड नागर हवेली के अंदर 5 दे रखी है, ठीक है, बिहार के अंदर 25 दे रखी है, इस तरह सीट्स बता रखी है। सबसे ज़्यादा सीट अगर आप देखें, दिख रही है आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में 28 दे रखी है, गुजरात के अंदर 13 है, इस तरीके से हर स्टेट की सीट दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की देखो 51 है, ठीक है, अपने यहाँ का राजस्थान का कितना है 18 है। तो ये स्टेट वाइज बांटा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यूपी में कई बार होता है कि सीट खाली चली जाती है, 10 बच्चे आ पाते हैं जो MS से ऊपर है, तो कई बार होता है कि ये सीट आप दूसरी स्टेट को अलॉट कर देते हैं जिनके बच्चे MI से ऊपर आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 51 से 51 सारे बच्चे वो जो है सीट्स हैं वो यूपी वाला फिल कर पाता है। तो कई बार बच्चे यूपी का डोमिसाइल या फिर स्कूल ऑप्ट करके भी पढ़ते हैं इस चीज को। नेक्स्ट जो ओलंपियाड स्टेज 2 की बात करते हैं, जिसमें टॉप 35 बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कैंप के अंदर जाएंगे। तो जो स्टेज 1 NSCGS में सेलेक्ट होते हैं 300, वही बच्चे एलिजिबल होते हैं स्टेज 2 देने के लिए। स्टेज 2 में से 300 में से टॉप 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसमें अगर कोई बच्चा लास्ट में सेम स्कोर आ रहा है तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है। तो कई बार 36 भी हो जाता है, 37 भी हो जाता है कि लास्ट में जो रहेंगे उसमें देखते हैं कितने बच्चों का सेम स्कोर है। तो ये एक क्राइटेरिया है। अब स्टेज 2 का यहाँ पे पैटर्न बताया। स्टेज 2 के पैटर्न में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन सिंगल चॉइस वाले होंगे, MCQ टाइप 45 मार्क्स के, जिसमें +3 -1 का सेम फॉर्मेट चलेगा आपका। देन सेक्शन 2 के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे जो जिसमें एक या एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। सेक्शन 3 आपका सब्जेक्टिव होगा जो 90 मार्क्स का होगा। तो 45 45 90 तो आपके MCQ हो गए, और 90 मार्क का आपका सब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखना पड़ेगा आपको। शीट्स मिलेगी, वो उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी आपने फॉर्मूला यूज़ करा है, जो भी अप्रोक्सीमेशन ली है, जो भी डाटा यूज़ करा है, वो आपको लिख के उसमें आंसर देना पड़ेगा। तो ये 3 सेक्शन के अंदर आपका स्टेज 2 का एग्जाम हो जाएगा। और जो बच्चे स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्म करेंगे वो देन कैंप के लिए सेलेक्ट होंगे। कैंप जनरली मई में होता है, मिड मई में कैंप होगा आपका, जो बैंगलोर के अंदर होगा। स्टेज 2 जो होती है वो HB होमी बाबा सेंटर ऑफ साइंस कंडक्ट कराती है। स्टेज 1 IIPT कंडक्ट कराती है। IIPT का रोल स्टेज 1 तक ही रहता है। जब OCSC कैंप में जो बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं, टॉप 35 बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो वहाँ पे रिगरस प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लासेस भी होती हैं और टेस्टिंग भी होती है आपकी। तो जो टेस्ट वहाँ पे होते हैं जिससे सेलेक्ट करते हैं कि फाइनली टीम इंडिया में कौन जाएगा, उसमें से सब्जेक्टिव में 60% होते हैं और प्रैक्टिकल के 40% लेके उनका फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। और जो वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है लास्ट डे, तो उसमें अनाउंस करते हैं कि कौन कौन बच्चे के कितना स्कोर आया है। हालांकि वो सब 35 बच्चे नेशनल टॉपर होते हैं, यानी कि वो नेशनल प्राइड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली 6 बच्चों को ही हम टीम इंडिया के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं वो बाकी के बच्चों का परफॉर्मेंस कोई खराब था, बहुत मार्जिनली डिफरेंस होता है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो कैंप में पहुंचना है, इसका मतलब आपने अचीवमेंट कर लिया। नेक्स्ट जो 6 जनों की टीम बनी है, उनके साथ जो डेलीगेट्स होते हैं बैंगलोर के, वो सब उनको ट्रेन करते हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, क्योंकि अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मोर देन क्लासरूम स्टूडेंट से आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने कल्चर को शो करो वहाँ पे। तो आपको ये सिखाया जाता है किस तरह से आपको इंडियन कल्चर को वहाँ पे बताना है, ठीक है, किस तरह से सबके साथ कनेक्ट होना है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो बच्चे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट करना है अपने आप को। तो सारी चीज़ें नॉलेज तो
बच्चे में होती है, कैम्प के अंदर ओसीएससी कैम्प में वो टीचर सिखाते भी हैं वहाँ पे टेस्टिंग के साथ साथ। तो बाकी चीज़ें आपको पीडीटी के अंदर बताते हैं आपको कैसे वहाँ जाना है, बाकी पासपोर्ट जो भी आपकी तैयारी है जो आपको लेके जाना है वहाँ पे अपने साथ में, उसके बारे में बताते हैं। फिर फाइनली जितनी भी कंट्रीज आती है उनमें पार्टिसिपेशन होता है, और जिनका स्कोर अच्छा परफॉर्मर होते हैं वो बच्चे, उनको ये मेडल दिया जाता है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और ऑनरेबल मेंशन दिया जाता है। इन सब की जानकारी होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस HBCSC की साइट पे आपको मिलेगी। कुछ स्टडी मटेरियल है, जैसे कि पास्ट ईयर पेपर भी आपको इस साइट पे मिल जाएंगे सारे, जूनियर सीनियर ओलंपियाड के INO लेवल के, ठीक है, और ये भी आपकी साइट है, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशन बुक है जो उसी साइट के ऊपर आपको बता रखी है कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल साइट के ऊपर जो बुक्स है, तो वहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ DD बना के भेज के वो आपको सेंड भी कर देते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनका साइट्स का नाम है जो आप नोट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली एक वीडियो है जो समझा रहा है कि किस तरह से एकेडमिक पॉसिबिलिटी है अपना साइंस का एप्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, बेंचमार्किंग देखने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बेंचमार्किंग है जो किसी भी कंपटीशन में, इंडिया में कोई भी कंपटीशन होता है उसमें सबसे ऊपर है, क्योंकि देखो इसमें पूरे इंडिया से एक तो 5 स्टेज के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है, और पूरे इंडिया में से 300 बच्चे स्टेज 1 में सेलेक्ट होते हैं। और स्टेज 1 का पैटर्न मैंने आपको बताया, देन स्टेज 2 का पैटर्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, देन उसमें टॉप 35 कैंप के अंदर जाते हैं, कैंप में से 6 बच्चे टीम इंडिया में जाते हैं, टीम इंडिया के बच्चे फिर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिवॉर्ड होते हैं, अगर आप 1% नेशन है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और गोल्ड मेडल मिलेगा, देन जो स्टेट के 1% है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंशन करते हो कि स्टेट के अंदर 1% के अंदर, देन जो बच्चे स्कूल के अंदर टॉप 10% में भी आते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेशन मिल रहा है। सिमिलर प्रोसेस लगभग फॉलो होता है सीनियर के लिए भी। ये सर्टिफिकेशन आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड।